Hello students, today we will do chapter 3 of class 9 science. The chapter name is tissues in action. हमारी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। एक सिंगल सेल अपने आप को कई बार सेवरल टाइम वो डिवाइड करती है अपने आप को, और उससे बहुत सारे नंबर ऑफ़ सेल बन जाते हैं। तो हमारी जो शुरुआत है वो एक सेल बनने से होती है, और हमारे एक सेल जो है वो डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल बन जाते हैं। ये जो सेल है वो टिश्यूज़ को स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। मसल जो है उसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो बोन्स हैं उसमें सपोर्ट में हेल्प करते हैं, और जो नर्व्स हैं उसमें वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। और बाकी ऑर्गन में भी इनका बहुत ज़्यादा काम होता है। जो ये प्रोसेस होता है ये नेचर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मानी जाती है। रिसर्चर ने इसको समझने की कोशिश की है, और जो इसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश भी की है, और मॉडिफाई करने की कोशिश की है ह्यूमन की भलाई के लिए। ऐसा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं उसमें कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स पे और एनिमल में। सेल जो होती है वो आपस में ग्रुप बना के वो टिश्यूज़ बनाती हैं। तो कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रो करते हैं पूरी लाइफ, और जो बाकी हैं क्या वो ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ के। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेल है, हमने पढ़ा था कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की। बहुत सारे सेल आपस में जो एक साथ आते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, और जो सेल है उसमें एक सिमिलर टाइप के होते हैं, तो वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और एक साथ फिर वो टिश्यू बनाते हैं। एक से ज़्यादा जब टिश्यू होता है तो वो ऑर्गन बनाते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो मिलके वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो होता है उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि अमीबा है, एक सिंगल सेल जो है वो सारे कामों को परफॉर्म करता है पूरे लाइफ में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल में डिफरेंट जो सेल के ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को करते हैं। जो टिश्यू है एक ग्रुप होता है सेल्स का, और ये एक साथ काम करता है और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अलग अलग तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं वो अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो एफिशिएंसी है बॉडी की वो बढ़ जाती है। तो अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने के लिए अलग अलग टिश्यूज जो होते हैं उनकी हेल्प हमें लगती है। फिर एग्जाम्पल बता रखा है आगे। एनिमल्स में जो मसल टिश्यू होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो नर्व टिश्यू होते हैं वो मैसेज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स में जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं वो जैसे जाइलम है वो वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फोलम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो टिश्यूज़ का अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग कामों को परफॉर्म करते हैं। नाउ वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। एनिमल और प्लांट टिश्यू अलग अलग क्यों होते हैं। चैप्टर 2 में सेल में हमने पढ़ा था जो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ की। हम कंपेयर कर रहे थे प्लांट और एनिमल सेल को, और हमने अलग अलग डिफरेंस पढ़े थे इसके बारे में। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं एक प्लेस पे, और वो मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन जो एनिमल्स है वो मूव करते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है फिर रहने के लिए और खड़े रहने के लिए। जो प्लांट्स हैं उनमें सेल वॉल होती है जो कि उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एनिमल जो होते हैं वो मूव करते हैं, इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं एनिमल जो होते हैं उनमें रिजिड सेल वॉल होती है। एनिमल्स अपनी शेप को चेंज करते हैं इजीली। यूनिसेलुलर में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो हेल्प करती है बॉडी को मूव करने के लिए सिचुअली, जैसे मूव करना चाहते हैं उस तरह मूव करने के लिए। बाकी जो मेन डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल का वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके खाने का तरीका। एनिमल में टिश्यूज़ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और फूड को ऑब्टेन करने में भी हेल्प करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। और जो प्लांट है वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके फूड कॉम्पोनेंट जो होते हैं वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं उनके अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी में। जो ग्रोथ पैटर्न है प्लांट्स और एनिमल में वो भी अलग होता है। जो टिश्यूज़ हैं उनके ग्रोथ का पैटर्न काफ़ी अलग अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग होते हैं दोनों में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो स्ट्रक्चर है प्लांट और एनिमल टिश्यू का, वो कैसे स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, कैसे आपस में रिलेट है, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। जो टिश्यूज़ हैं प्लांट में ग्रोथ के लिए जो हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे हम।
हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एक छोटा सा सीडलिंग जो है, छोटा सा जो बीज है, जब वो ग्रो करता है तो एक ट्री बन जाता है, उसमें रूट्स ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर और स्टेम ग्रो करती हैं और वो मोटा हो जाता है टाइम के साथ। जो ग्रास है वो बार बार ग्रो करती है, अगर एनिमल्स उसको खा जाते हैं फिर वो दोबारा ग्रो कर जाती है। तो कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है इन चेंजेस के लिए? प्लांट अलग अलग तरह से ग्रो करते हैं, अलग अलग तरह से ग्रो करते हैं। तो नंबर 1 उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, मीन्स जो स्टेम है उसकी हाइट और जो डेप्थ है रूट की वो इंक्रीज़ होती है। नंबर 2 है उसकी जो मोटाई होती है, गिर्थ होती है, वो इंक्रीज़ होती है, जिसको थिकनेस बोलते हैं स्टेम की। और नंबर 3 है वो रीग्रो करता है, कटिंग करने के बाद ब्रांचेस को जब कट कर देते हैं या फिर एनिमल्स उनको खा लेते हैं तो वो अपने आप रीग्रो करते हैं। तो जो ये ग्रोथ होती है वो अलग अलग सेल में डिवाइड होती है, जो कि टिश्यूज़ इस काम को करते हैं। इन टिश्यूज़ को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स जो होते हैं वो आगे बता रखे हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट्स है कैसे ग्रो करते हैं लेंथ में वो बता रखा है आगे। तो हम जो ग्रोथ है रूट की वो पढ़ेंगे। एक ऑनियन बल्ब में कैसे ग्रोथ करती है रूट्स वो पढ़ेंगे हम। इसमें एक एक्टिविटी बता रखी है, हमें 2 ग्लास जार लेने हैं, उसके जो जार लेने हैं उनको पानी में भरना है हमें। एक में ऑनियन बल्ब को रखना है, एक जो जार है उसके ऊपर, जैसे फिगर 3.1 इसमें दिखा रखा है फर्स्ट फिगर में। जो हमें ऑब्ज़र्व करना है ग्रोथ, जो रूट है उसकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करना है दोनों बल्ब में थोड़े से दिनों के बाद। अब जो लेंथ है उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उसकी लेंथ को मेज़र करेंगे। डे 3 में जो रूट के जो टिप हैं ऑनियन बल्ब के वो उसको 1 सेंटीमीटर तक काट देंगे। इसके बाद जो ग्रोथ है रूट की वो ऑब्ज़र्व करेंगे दोनों जार में और उनकी लेंथ को मेज़र करते रहेंगे। 4 डेज़ के बाद रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन एक टेबल के अंदर कि कितनी कितनी जो ग्रोथ है उसकी हुई है। जो लेंथ है उसको डेज़ के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और जार ए और बी के लिए अलग अलग वैल्यूज़ को लिखेंगे। जब हम जार ए और बी के लिए देखेंगे तो जार ए के लिए जो ग्राफ है डे का एंड लेंथ ऑफ द रूट का वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और जार बी के लिए लेंथ जो है वो इस तरह से पहले इंक्रीज़ होगी फिर नीचे आ जाएगी और ये इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये ट्रेंड हम देख सकते हैं इसमें। जो रूट है जार ए की वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी लेंथ में, जो जार बी है वो स्टॉप हो जाएगी कुछ टाइम के बाद जब टिप को कट कर देंगे। तो इससे पता लगता है जो रूट है वो ग्रो करती है सिर्फ उसके टिप से ग्रो करती है। जो टिप है उसमें सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करते हैं माइटोसिस जो है मीटियोसिस जो है यहाँ पे रूट के ऑनियन का जो रूट के टिप है इसमें चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके थे। ये सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ का। ये ऑब्जर्वेशन कंफर्म करती है कि जो रूट टिप होते हैं उसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो सेल को डिवाइड करते हैं। इसी तरह जो शूट टिप होता है उसमें भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं जो उसको शूट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो जो प्लांट है उसमें ग्रोथ जोन होते हैं उसके टिप में, उसके रूट में और शूट में। इसी को हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, लेंथ में ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। नंबर 2 है लेटरल मेरिस्टेम। प्लांट जो है उसकी चौड़ाई कैसे ग्रो होती है इसके बारे में यहाँ बता रखा है। सराउंडिंग में हम देखते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो स्टेम होती है डाइकॉट प्लांट्स की वो सिर्फ ग्रो करती है लेंथ में, लेकिन इंक्रीज़ होता है उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, उसकी मोटाई जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ होती रहती है। तो जो लेंथ है वो इंक्रीज़ क्यों होती है? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि मेरिस्टेम टिश्यू जो है उसमें काम करता है। अगर हम विज़िट करते हैं एक टिम्बर यार्ड में, लकड़ी की जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं, तो ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ट्रंक होता है ट्री का उसको कट करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिंग के पैटर्न बने हुए होते हैं जब हम सरफेस से उसको काट देते हैं। तो ये एनुअल ग्रोथ जो होती है रिंग की वो दिखाता है कि एक साल के अंदर एक रिंग, फिर दूसरे साल के अंदर दूसरा रिंग, ऐसे बनते जाते हैं साल दर साल उसमें रिंग जो है वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। ये बताता है कि फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ जो है उसकी कंडीशन को बताता है कि पर्टिकुलर ईयर में किस तरह से ग्रोथ हुई थी उस प्लांट की। इसको हम काउंट करके एनुअल रिंग्स को काउंट करते के साइंटिस्ट जो हैं वो एज जो होती है ट्री की उसको निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो क्लाइमेट कंडीशन है उसमें क्या चेंजेस आए थे जब वो ग्रो कर रहे थे। अलग अलग सालों में जब प्लांट ग्रो कर रहा था क्लाइमेट की कंडीशन किस तरह की थी, वो जो साइंटिस्ट है इसको स्टडी ईजिली कर सकते हैं। जो उसकी मोटाई जो पेड़ की होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि उसमें डिवाइडिंग सेल होते हैं जो कि उसके स्टेम में अरेंज होते हैं।
उसको डिवाइड करने के लिए। तो जो ये सेल है वो डिवाइड होकर एक नए सेल प्रोड्यूस करता है उसके अंदर और बाहर की तरफ कंसेंट्रिक मैनर में, मतलब गोल गोल सर्कल के मैनर में। इससे जो डायमीटर जो है स्टेम का वो इंक्रीज़ होता रहता है। इसी को मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं, या फिर इसी मेरिस्टेम टिश्यू को लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। नंबर 3, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू में पता लगता है कि हाउ डू प्लांट ग्रो आफ्टर बीइंग कट। जब प्लांट को कट कर देते हैं तो वो दोबारा ग्रो कैसे करते हैं। जैसे कि रोज़ का प्लांट होता है, अगर तुम उसमें एक कलम कट करते हो, उसको लगा देते हो अगर मिट्टी के अंदर, तो वो उग जाता है। हम ये सीखेंगे कि मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वो सीख चुके हैं कि हम जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो रूट के टिप में पाया जाता है और शूट में पाया जाता है। अब हमें क्या लगता है कि जो ग्रोथ होती है प्लांट की टिप से जो होती है, यंग स्टेम को कट करे तो कैसे होती है। जो स्टेम है वो लेंथ में ग्रो करना बंद कर देता है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस हैं वो नई निकल आती हैं, जो स्टेम के नोड्स हैं वहाँ से निकल आती हैं। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो इंटर नोड के बेस पे होता है और नोड से थोड़ा सा ऊपर होता है। जो नोड है वो पॉइंट होता है प्लांट स्टेम में जहाँ पे ब्रांचेस और लीव्स जो होते हैं वो निकलते हैं। जो पार्ट होता है स्टेम का दो नोड्स के बीच में, उसको इंटर नोड बोलते हैं। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो गार्डन में घास काटी जाती है तो कुछ टाइम बाद ज़्यादा ब्रांचेस निकल आती हैं, और जो हैज होता है, कोई भी जैसे झाड़ी है उसको हम काटेंगे तो काटने के बाद बार बार दोबारा से जो झाड़ियाँ हैं वो और ज़्यादा उगाती हैं। ऐसे घास के साथ होता है, घास को भी जब काटते हैं तो थोड़े टाइम बाद अपने आप वापस आ जाती हैं, या फिर जो कोई एनिमल खाता है तभी वापस आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है उसके नोड्स पे, स्टेम के नोड्स पे। तो ये मेरिस्टेम टिश्यू है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। जो प्लांट्स है उसमें 3 तरह के मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट्स और सूट के टिप में होता है, जो कि लेंथ को इंक्रीज़ करता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सर्कमफेरेंस में होता है स्टेम के, और जो चौड़ाई को इंक्रीज़ करता है, उसकी मोटाई को, तने की मोटाई को इंक्रीज़ करता है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो बेस में होता है प्लांट्स के, जैसे कि घास वगैरह होती है इसमें होते हैं, जब कटिंग के बाद वो दोबारा से उग जाता है। तो एक साथ ये मेरिस्टेम मिला के, ये सारे टिश्यूज़ मिला के लेंथ, गर्थ और जो ब्रांचेस है उसको बढ़ाते हैं। जो सेल होती है मेरिस्टेम टिश्यूज़ की वो छोटी होती हैं, थिन वॉल होती है, उसमें लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। वैक्यूल जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, और जो सेल्स है वो टाइटली पैक होते हैं छोटे से इंटरसेलुलर स्पेस से। जो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मेरिस्टेम टिश्यू की, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली वो डिवाइड करते रहते हैं, सेल डिवीजन उसमें होता रहता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो सेल के मेरिस्टेम टिश्यू हैं क्या उनमें वैक्यूल्स होता है। कॉन्टिन्यूस सेल डिवीज़न की वजह से मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो नए नए सेल को ऐड करता रहता है प्लांट की बॉडी में। कुछ न्यूली फॉर्म सेल जो होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू में वो लूज़ हो जाते हैं डिवाइड होने के बाद। जो ये सेल है वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसको लूज़ कर देते हैं। उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आने की वजह से, और वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ये सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होती हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि वो सपोर्ट करती हैं, वो स्टोरेज में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करता है, स्पेसिफिक फंक्शन को करता है, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट होता है डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। जो ट्रांसफर सेक्शन है टीएस, जो रूट का, और जो स्टेम है वर्टिकल सेक्शन है जो लीफ का, उसको हम देखते हैं हर्बिकस प्लांट में एक माइक्रोस्कोप के अंडर। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टीएस का, सनफ्लावर स्टेम का, वो माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जितने भी सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं शेप और साइज़ में। क्या सिमिलर होते हैं वो शेप और साइज़ में? कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद, और क्या डिफरेंस तुमने नोटिस किया? रीज़न है जो अलग अलग तरह के सेल और टिश्यूज़ जो होते हैं उसे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेल और टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तुम देख सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के सेल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हर एक टिश्यू में। ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, इसमें सिर्फ एक तरह की सेल होती हैं, और कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे एक से ज़्यादा सेल होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो है या हमें फिगर में दिखा रखे हैं, 3.7 फिगर में हम देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे टिश्यूज़ दिखा रखे हैं। नंबर 1 प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को और मैकेनिकल इंजरी को रोकते हैं प्लांट के अंदर।
प्लांट में जो इंजरी होती है उसको रोकते हैं, वाटर लॉस करने को रोकते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेड़ को बचाते हैं, और एक्सट्रीम जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है तब उस टाइम पे प्लांट को बचाते हैं। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटमोस्ट लेयर होती है प्लांट की बॉडी की, इसमें एक टाइटली पैक्ड और सिंगल लेयर होती है फ्लैट और रेक्टेंगुलर सेल्स की। ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सारे पार्ट्स को। ये सेल जो है इसमें सेल जो होते हैं वैक्स लेयर जो कि क्यूटिन होती है उससे कवर होती है, इसको क्यूटिकल भी बोलते हैं। कुछ प्लांट्स में जो कि बहुत ही ड्राई हैबिटेट में रहते हैं उसमें एपिडर्मिस कवर्ड होती है एक थिक लेयर से, जिसमें इसमें क्यूटिकल होता है, तो ये वाटर लॉस को रोक देते हैं। जो प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की, जब उसे वाटर लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू तब उसको रोक देते हैं। जो क्यूटिकल्स हैं वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं प्लांट को, और पैरासाइट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनसे भी बचाते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में हेयर की तरह प्रोजेक्शन होते हैं एपिडर्मल सेल पे। ये जो रूट्स होते हैं, ये प्रोजेक्शन जो होते हैं इनको रूट हेयर बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया वाटर के ऑब्जर्वेशन का इंक्रीज़ कर देते हैं और मिनरल को के जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सॉइल से और ज़्यादा मिनरल्स को और वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लीव्स में जो एपिडर्मिस होता है उसके जो पोर्स होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं, और जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं ये, और जो वाटर है इसको इवेपोरेट करते हैं पानी के अंदर से। जब भी प्लांट के अंदर जो पानी जो एक्स्ट्रा होता है उसको निकाल देते हैं। जो इवेपोरेशन होता है वाटर वेपर का वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ट्रांसपिरेशन जो होता है जाइलम जो होते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को करते हैं। ट्रांसपिरेशन जो होता है जो वेस्ट होता है प्लांट की बॉडी से उसको निकालने में भी हेल्प करता है। नंबर 2 सपोर्टिंग टिश्यू, जिसको सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। जो प्लांट है वो बिल्कुल सीधे कैसे खड़ा रह सकता है। एक फ्रेश अगर उसको ब्रांच को अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो वापस वो आ जाती है, लेकिन जो ड्राई को हम करते हैं ट्विस्ट करते हैं तो ड्राई जो ब्रांच होती है वो टूट जाती है। तो सीड जो होती है उसकी जो कोट है वो हार्ड क्यों होती है, एक्वेटिक प्लांट जो है वो फ्लोट क्यों करते हैं। ये जो फंक्शन है सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं इन सबको कैरी करते हैं। 3 तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हर एक टिश्यू का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, फंक्शन भी उनका डिफरेंट होता है। नंबर 1 है पैरेन्काइमा। यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा में लिविंग सेल होती है, थिन वॉल होती है। ये जो सेल होती हैं उसमें लूजली पैक्ड होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। पैरेन्काइमा मेनली फूड को स्टोर करता है और ये फोटोसिंथेसिस को भी आगे परफॉर्म करता है ग्रीन प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा जो होता है वो एयर स्पेस बनाता है जो कि उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है कोलेनकाइमा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कोलेनकाइमा है उसमें लिविंग सेल होते हैं, अनइवनली थिक होता है, उसके कॉर्नर जो होते हैं वो थिक होते हैं। उसमें पैक्टिन होता है एक केमिकल जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है रबर की तरह से। उसकी वजह से उसके कॉर्नर जो होते हैं थिक और अनइवन होते हैं कोलेनकाइमा के अंदर। नेक्स्ट है ये टिश्यू जो होते हैं सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये जो प्लांट के स्टेम और टेंड्रिल्स होते हैं उनको बेंड करने में हेल्प करते हैं, उनको तोड़े बगैर। जब वो बेंड होते हैं तो वो टूटते नहीं हैं इनकी वजह से। नेक्स्ट है स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा सेल जो होते हैं उसमें थिक वॉल होती हैं क्योंकि उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है जो कि उसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वुडी स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट के अंदर वो उसमें स्केलेनकाइमा होता है। ज़्यादातर जो लीड सेल्स होते हैं इसमें डेड होते हैं, और ये स्टेम में, लीफ के वेन्स में, और जो हार्ड कवरिंग होती है सीड की उसमें पाए जाते हैं। नट्स में, कोकोनट का जो हस्क है उसमें मिलता है, और जो वॉलनट होता है उसके शेल में मिलते हैं। नंबर 3 है कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। जो वाटर होता है लीव से, जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उसमें जो वाटर है लीव का, वाटर जो है वो लीव तक ऊपर के लीव्स तक कैसे पहुंच पाता है, जो फूड जो लीफ होते हैं प्रिपेयर करते हैं तो पूरे प्लांट तक कैसे पहुंच पाता है। प्लांट में स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिनको जाइलम और फोलम बोलते हैं। एक साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल जो होते हैं एक साथ काम करते हैं। तो जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है,
और जो रूट होता है रूट से लेके बाकी जो पार्ट होता है प्लांट के उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो जाइलम होता है उसमें ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होते हैं वो ट्यूबुलर शेप के होते हैं, थिक वॉल होती है इसमें। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसमें सिर्फ लिविंग कंपोनेंट होते हैं। जाइलम और ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो होते हैं वो प्राइमरीली स्केलन काइमस होते हैं। जाइलम से बिल्कुल अलग जो फॉलम होता है वो मोस्टली लिविंग सेल से बना होता है। इसमें साइड ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल होता है, फॉलम पैरेन्काइमा, फॉलन फाइबर्स होते हैं। कुछ सेल जो होते हैं लंबे होते हैं, ट्यूब शेप के होते हैं, एक दूसरे के साथ वो जॉइन होते हैं परफोरेटेड वॉल से। ये सेल जो होती है इनको साइड ट्यूब्स बोलते हैं। जो साइड ट्यूब होती है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव में और बाकी पार्ट जो होते हैं प्लांट के उसमें ट्रांसपोर्ट करती हैं। जो सेलुलर फंक्शन होता है साइड ट्यूब का वो होता है कंपेनियन सेल को रेगुलेट करना। और जो कंपेनियन सेल होती हैं वो स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमस सेल होती हैं। मेन फंक्शन जो कंपेनियन सेल का होता है वो होता है लोडिंग और अनलोडिंग का। शुगर जो होता है उसको साइड ट्यूब में लोड और अनलोड करने का काम होता है। फोलम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड मटेरियल को स्टोर करता है, रेजिन को स्टोर करता है, टेनिन और लेटेक्स को स्टोर करता है। जो साइड ट्यूब होती है वो सपोर्ट करती है फोलम फाइबर को और प्राइमरी स्केलन काइमस और प्राइमरी स्केलन काइमस के फाइबर को ये सपोर्ट करती हैं और ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। हमने डिफरेंट तरह के प्लांट टिश्यू पढ़े थे, उनके फंक्शन के बेसिस पे, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और कंडक्शन के बेसिस पे प्लांट की बॉडी में ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक साथ वो अकेले काम नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं, लार्ज ग्रुप बनाते हैं जिसको टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। प्लांट टिश्यू में तीन तरह के सिस्टम होते हैं। नंबर 1 डर्मल टिश्यू सिस्टम। ये एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट की, ये प्रोटेक्ट करता है जो प्लांट के अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और वाटर लॉस को ये रोक देता है। नेक्स्ट नंबर 2 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है उसमें मेन जो बॉडी होती है प्लांट की वो डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू के बीच में होती है और इसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नंबर 3 वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फोलम। ये हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। प्लांट्स की तरह से ही एनिमल सेल जो होते हैं उसमें भी वो भी एक साथ मिलकर स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, अलग अलग फंक्शन को। ये जो ग्रुप होता है एक तरह की सेल का उसको वो एनिमल टिश्यूज़ बनाता है। हम सिंपल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम आँख जो है क्विकली ब्लिंक कर सकते हैं, अपनी जो मुट्ठी है उसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, हम एक गहरी सांस ले सकते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है गर्म या ठंडा जो है उसको टच करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो है सिंपल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं टिश्यूज़ की हेल्प से। जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमें कौन सा टिश्यू हमें मूव करने में हेल्प करता है, कौन सा टिश्यू हमें कोई हीट और कोल्ड को सेंस करने में हेल्प करता है, कौन सा टिश्यू हमें ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में एंटर करने में हेल्प करता है, और कौन सा टिश्यू बॉडी में स्किन जो होता है कौन सा टिश्यू जो बॉडी में जो स्किन जो है स्किन को हेल्प करता है कि वो बॉडी में जो सारे ऑर्गन हैं उनको अपने प्लेस पे रहने देती है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके आंसर जो है हम यहाँ पे देंगे कि एनिमल टिश्यू जो होता है कौन कौन से एनिमल टिश्यू जो होते हैं क्या काम करते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये आउटर कवरिंग होती है बॉडी की, स्किन होते हैं मेनली ये, और ये इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग भी होती है, जैसे कि माउथ, लंग, ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है इंटरनली वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। इसके अंदर क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं जिसमें बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में। जो स्ट्रक्चर होता है वो जर्म्स को अंदर आने से रोकता है और जो वाटर लॉस है उसको भी रोकता है, हमारी बॉडी में वाटर लॉस ना हो उसको भी रोकता है। इसके अलावा खाना जो हम खाते हैं उसको एब्जॉर्प्शन करने में, सीक्रेट करने में और जो सब्सटेंस है बॉडी के अंदर उसको मूव करने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट तरह के एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है उनका फंक्शन जो होता है। टेबल में हम बता रखे हैं कि जो फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है एपिथेलियल टिश्यू का। नंबर 1 जो फंक्शन है वो है एक्सचेंज, जो डिफ्यूज़न होता है लिक्विड और गैसेस का वो उसका एक्सचेंज करना। स्ट्रक्चर सिंगल लेयर होती है, इसमें थिन होती है और फ्लैट सेल होते हैं। जो लोकेशन है बॉडी की कहाँ होती है, जो टिश्यू की लाइनिंग है उसमें होता है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में और लंग्स की लाइनिंग में होता है। नंबर 2 है प्रोटेक्शन। जो टिश्यू है
जो प्रोटेक्ट करता है हमें मैकेनिकल इंजरी से, फ्रिक्शन से बचाता है, और जो माइक्रोब है उनकी एंट्री को बचाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारे इसमें लेयर होती है सेल की। आउटर सेल जो होती है फ्लैट होती है, टाइटली पैक्ड होती हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ होती है, स्किन में पाया जाता है, ये माउथ में और एसोफेगस में। नंबर 3 है सिक्रेशन। ये क्या करता है, म्यूकस को प्रोड्यूस भी करता है और इस पर स्टोर करके रखता है। एंजाइम्स को स्टोर करता है और हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। स्वेट और सलाइवा जो हमारा होता है, हमारा पसीना जो आता है या फिर हमारा जो मुंह में सलाइवा होता है, वो भी सीक्रेशन करने का इनका काम होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो सेल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज़ करती है सब्सटेंस को, और इनकी शेप जो होती है क्यूबॉइडल या फिर कॉलम जैसी होती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड में और स्टमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं। नंबर 4 है सेंसरी फंक्शन। ये स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड इसमें रिसेप्टर सेल होते हैं जो जैसे कि बाल की तरह होती है, इनको सीलिया बोलते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नॉस्ट्रिल में, टेस्ट बर्ड्स में और इनर ईयर में पाए जाते हैं। लास्ट है एब्जॉर्प्शन। एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स को लेके जाते हैं और वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल लेयर होती है, टॉल होते हैं, पिलर जैसे सेल होते हैं और हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पाए जाते हैं, जो लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पाए जाते हैं। जो वेरियस पार्ट्स हैं कैसे कनेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के, अब ये पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा था जो ब्लड होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स, जो बॉडी के पार्ट्स है, और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ट्रांसपोर्ट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को, हार्मोन्स को। इसी तरह से बोन जो होती है वो कनेक्ट होती हैं और सपोर्ट करती हैं बॉडी को। हेड से टो तक जो बोन्स है हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। जो टिश्यू है वो कनेक्ट करता है, जो टिश्यू है वो कनेक्ट और सपोर्ट करता है बाकी टिश्यूज़ को, तो उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड और बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं डिफरेंट होते हैं कंपोजिशन में और कंसिस्टेंसी में। ब्लड एक फ्लूइड होता है, जो बोन है वो हार्ड होती हैं। ये मेन डिफरेंस जो होता है उसके मैट्रिक्स की वजह से होता है, जो कि वाटरी होता है, सॉफ्ट जेली की तरह से होता है ब्लड। लेकिन जो ब्लड होता है वो जेली की तरह से होता है ब्लड में, लेकिन हार्ड और सॉलिड रिजिड होता है बोन्स के अंदर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी हमें बता रखी है आगे। एवरीडे एक्सपीरियंस से जो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे दे रखा है 3.3, टेबल दे रखा 3.3, एवरीडे एक्टिविटीज़ को देखो, अपने ऑब्जर्वेशन को देखो। क्वेश्चन में जो नोटबुक दे रखे हैं कंपेयर करो ऑब्जर्वेशन को, जो कि टेबल 3.3 में दे रखे हैं। नंबर 1, जब हमें छोटा सा कट लगता है स्किन पे, तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, रेड ब्लड जो है वो निकलता है बाहर कट से, और क्लॉट जो है वहाँ बन जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अब जो ब्लड क्लॉट है वो क्यों बनी, क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है। ऐसे ही जब स्किन जो होता है उसमें इन्फेक्शन होता है, तो जो एरिया होता है वो रेड हो जाता है, स्लाइटली वो सूज जाता है, फीवर भी आ जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते भागते हैं तो हमें तेज़ तेज़ सांस आती है, हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है। जो एवरीडे एक्सपीरियंस है उससे मेंशन क्या होता है, ब्लड और उसके कंपोनेंट के बारे में। जो रेड कलर होता है ब्लड का वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आयरन रिच प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसीज़ के अंदर। आरबीसी जो होती है वो 4 मंथ तक ज़िंदा रह सकती हैं और रेगुलरली रिप्लेस होती रहती है। आरबीसी 4 महीने के बाद फिर दोबारा से बॉडी दोबारा नई बना देती है। नंबर 2 है प्लेटलेट जो है ब्लड में क्लोटिंग में हेल्प करती है जब भी हमें कोई चोट लगती है तो। नंबर 3 है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, मसल जो होती है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रीदिंग जो होती है फास्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है। नंबर 4, जो वाइट ब्लड सेल होती है वो इन्फेक्टेड एरिया को, जो रेड ब्लड सेल होती है वो इन्फेक्टेड एरिया को कलेक्ट कर लेती हैं। उसमें पस का फॉर्मेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस या स्वेलिंग होती है और पॉसिबल पस फॉर्मेशन होती है इन्फेक्टेड एरिया में। अब पढ़ेंगे फंक्शन। अब क्या है कनेक्टिव टिश्यू का, जैसे हम एक्सपीरियंस किया है अलग अलग एक्सचेंज से। एक्टिविटी में परफॉर्म करो एक एक्टिविटी जिसमें टेबल में यहाँ पे दे रखी है, टेबल में एक्टिविटी, इनके एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करें और कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम एक्शन है, अपने एल्बो को जेंटली टच करो। एक्सपीरियंस क्या मिलेगा, एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर हमें जो है वो फील होगा। फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ देना, सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना उस बॉडी पार्ट को, एल्बो के बॉडी पार्ट को। ये क्या चीज़ होगी, ये हमारी बोन होगी, जो कोनी में बोन होती है वो। नंबर 2 है, फोल्ड करो, प्रेस करो अपने ईयर को, जेंटली प्रेस करो नोज़ को और स्टॉप करो।
तो उससे क्या एक्सपीरियंस करेंगे हम, एक फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने शेप को रिटेन कर देता है दोबारा से जब हम उसको दबाते हैं। जैसे हमारा कान है उसको हम जैसे मरोड़ते हैं दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है, नाक है उसको दबाते हैं दोबारा अपनी शेप में आ जाती है। इस तरह से फंक्शन क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी और कुशन प्रोवाइड करता है बोन्स को, बोन के एंड को, और शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है ये। ये होता क्या है, ये होता है कार्टिलेज, जो हमारे नाक में, कान में, जीभ में होते हैं, कार्टिलेज होते हैं ये। सॉरी, जीभ में नहीं, नाक में, कान में होते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं। अपने अपने फोर आर्म मसल्स को टच करेंगे और विगल करेंगे अपनी फिंगर्स को, तो इससे हमें फील होता है, मूवमेंट फील होता है हमारे फोर आर्म में। फिंगर जो होती है हमारी दूर होती है तब भी ये क्या करते हैं, मसल जो होती है उसको कनेक्ट, मसल जो है मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है और मूवमेंट लेके आता है। ये होते क्या हैं, ये टेंडन होते हैं। नंबर 4 है, एक चेयर पे बैठ जाओ और अपने लेग्स को मूव करो अपवर्ड, जब तक नी से ऊपर जो है नी तक उसको मूव करो, तो जो जॉइंट है वो एक लिमिट तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये बोन से कनेक्ट करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो मूवमेंट है उसको लिमिट देता है और डिसलोकेशन होने से बचाता है। ये होते क्या है, ये लिगामेंट होते हैं। जो बोन्स है वो रिजिड मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपोनेंट होते हैं। ये स्ट्रेंथ रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट और जेली की तरह होते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं टेंडन और लिगामेंट होते हैं। टेंडन जो है वो कनेक्ट करते हैं मसल को बोन से, और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और एक्सेसिव जो मूवमेंट है उसको ये रोकते हैं। क्या हम जो बॉडी के मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में कि वो कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं, जैसे भागना, मतलब इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, भागना, लिखना, बॉडी में कुछ सामान उठाना। तो ये सब जो मूवमेंट होते हैं इनको वॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें स्केलेटल मसल्स का हेल्प लगता है। और कई मसल ऐसे होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो ये काम होते हैं, ये जो मसल्स जो करती हैं वो बंडल होता है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल्स का, जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। ये अनब्रांच होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, और स्ट्रेटेड मतलब लाइट होती हैं और डार्क बैंड में होता है। जो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है बॉडी का, मतलब बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं, हमारे कंट्रोल में वो नहीं होते हैं, अपने आप ही वो हमारी बॉडी में होते रहते हैं। जैसे कि हार्ट का बीट करना, हमारी आइज़ का ब्लिंक करना, तो हमारी मर्जी से नहीं होते, अपने आप ही हमारी बॉडी में होते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसे मूवमेंट को इनवॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं, जो ये मसल से रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में काम करने के लिए। हमें हमारी बॉडी में जो ये जो मूवमेंट होते हैं ये अपने आप ही होते रहते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो मूवमेंट होते हैं स्मूथ मसल के थ्रू होते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑर्गन से मिलते हैं, जैसे कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में। तो ये सेल है स्पिंडल शेप की होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसमें स्ट्रेशन नहीं होता है, और इसमें स्ट्रेशन कम होता है, और ये स्लो और कॉर्टिस मूवमेंट करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, तो बहुत धीरे धीरे करती हैं ये। जो कार्डियक मसल होती हैं वो सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। ये इसमें फाइबर्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, और फेंट स्ट्रेशन होते हैं इसमें। कार्डियक मसल जो होती हैं वो टायरलेसली बिना थके काम करती रहती है, रिदमेटिकली काम करती रहती हैं, और जो हार्ट बीट है उसमें हेल्प करती हैं पूरी हमारी लाइफ तक। अब है जो बॉडी है वो कैसे सेंस कर सकती है, कैसे कम्युनिकेट कर सकती है, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब हम अपने कोई चीज़ को, गर्म चीज़ को हम पकड़ते हैं तो हमारा हाथ अपने आप ही उसको छोड़ देता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो सॉन्ग है उसकी लिरिक्स जो है हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। तो जो ये एक्शन है ये कंट्रोल करता है हमारा नर्वस टिश्यू, ये जो बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन नेटवर्क में हेल्प करता है। जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर होता है, वो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, मेमोरी को, और जो भी रिस्पॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनको करता है। जो मसल होते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल, वो अपने इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं करती हैं। ये एक इंस्ट्रक्शन रिसीव करती हैं नर्वस टिश्यू से। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन जो है उसको सिग्नल मिलता है कि जो हार्ट है वो बीट करेगा फास्टर, और जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ जाती है। जो सेल होते हैं नर्वस टिश्यूज़ के उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर नर्व सेल बोलते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये रिसीव कर सकते हैं सिग्नल को, प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को। हर एक न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट होते हैं। सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को। डेंटियाट्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल को, दूसरे न्यूरॉन को तक पहुंचाते हैं। और एक्सॉन होता है जो लॉन्ग फाइबर होता है, जिसमें मैसेज जो होता है सेल से जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है उसके एंड तक पहुँचता है। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को बाकी सेल्स से।
तो यहाँ देख सकते हैं ये सेल बॉडी है हमारी, यहाँ पे ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स हैं ये यहाँ पे। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है ये बोन से, मसल से, जॉइंट से, कार्टिलेज से, टेंडन और लिगामेंट से बना हुआ होता है। ये सिस्टम हमें सीधे खड़े होने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारे डेलिकेट ऑर्गन को बचा के रखता है। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है उसमें जो काम करता है ये नर्वस सिस्टम के अंडर में कंट्रोल में काम करता है। जो मसल्स होती हैं वो बोन को पुल करती हैं और मूवमेंट को प्रोड्यूस करती हैं। ये अटैच होता है बोन से, जो बोन्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, फ्लेक्सिबल बैंड से ये अटैच होता है जिसको टेंडन बोलते हैं। जो मसल जो होती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन जो है वो मैसेज को, टेंडन जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं फोर्स को बोन तक, और जिससे कि मूवमेंट होता है जॉइंट में। क्या तो पता है कि हमारी जो बॉडी का जो वेट है, हमारी कितनी बॉडी का वेट जो है हमारे बोन से आता है। एवरेज जो अडल्ट होता है उसमें ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो उसका 12 से 15% जो बॉडी वेट होता है वो हमारी बोन्स के अंदर होता है। तो एज और जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉडी की जो कंपोजिशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है इसका वेट क्या होता है। नाउ अब एक्टिविटी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट कम फ्रॉम बोन और मसल और बोन से हमारी बॉडी का कितना % वेट जो है वो आता है, उसके लिए एक्टिविटी बता रखी है। नंबर 1, एक वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओ, अपने जो टोटल बॉडी वेट है उसको रिकॉर्ड करो। एक ऑनलाइन रेफरेंस जो है वो इसको यूज़ करो हेल्थ रिसोर्स को, और एवरेज बोन और जो मास मसल के % है हमारी एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और इंडियन बॉडी टाइप के हिसाब से उसको सिलेक्ट करो। एग्जाम्पल, जो एवरेज अडल्ट मेल होगा उसका 40 से 50% मसल होंगी, अडल्ट फीमेल में 30 से 40% मसल होंगी, और बोन मास जो है 12 to 15% होगा सारे अडल्ट में। अब मल्टीप्लाई करो तुम्हारे टोटल बॉडी वेट को जो बोन का % है उससे या मसल पर % है उससे, और जो एस्टिमेट वेट है तुम्हारी बॉडी का और मसल्स का वो निकालो। अब जो एस्टिमेटेड बोन वेट है और मसल वेट है उसको रिकॉर्ड करो और कंपेयर करो अपने टोटल बॉडी वेट के साथ। कंपेयर करो जो भी तुम्हारी फाइंडिंग्स आई अपने क्लासमेट के साथ, कैलकुलेट करो उनको और डिस्कस करो कि बॉडी और मसल जो होती हैं उसमें कैसे कैसे डिफरेंट होता है अलग अलग इंसान का, तो उसके हिसाब से जो ओवरऑल बॉडी वेट जो है वो कंट्रीब्यूट उसमें करता है, जो मसल का वेट और जो बोन्स का वेट है वो कैसे बॉडी में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन एक्शन। बहुत सारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट को हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रखा है। जैसे एल्बो है वो कंप्लीट रोटेशन कर सकती है, कंप्लीट रोटेशन नहीं कर सकती है, पार्शियल रोटेशन नहीं कर सकती है, बल्कि सिर्फ बेंड हो सकती है एल्बो। तो इस तरह से बहुत सारे जो ये मूवमेंट है बॉडी पार्ट्स के वो बता रखे। शोल्डर जो है कैसे कैसे मूवमेंट कर सकता है, नी कैसे कर सकता है, नेक, फिंगर्स, टोज, रिस्ट किस तरह से कर सकते हैं, वो कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पार्शियल रोटेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते, बैंडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करके यहाँ पे लिखना है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ जो पार्ट है हमारी बॉडी के वो इजीली मूव कर सकते हैं बहुत सारे डायरेक्शन में, और कुछ ऐसे होते हैं सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो डिफरेंस होता है वो जॉइंट की वजह से होता है। जॉइंट जो होते हैं अलग अलग तरह से काम करते हैं, दो या उससे ज़्यादा बोन को जॉइन करते हैं। वो जो जॉइंट हैं वो बॉडी में बोन को मूव करने में हेल्प करते हैं, और बोन को मूव करने के लिए जो जॉइंट है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब जॉइंट के टाइप बता रखे, जॉइंट के कितने टाइप होते हैं। जॉइंट के टाइप है नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट होते हैं वो फ्री मूवमेंट कर सकता है आर्म का, इसीलिए जो इसीलिए इसमें राउंडेड टॉप होता है अपर आर्म में, जो बोन में फिट हो जाता है। एक शैलो होलो होता है उसके अंदर शोल्डर बोन में, जो कि एक बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो साथ में मिलके ये कोलैबोरेट करते हैं और शोल्डर बनाते हैं और शोल्डर का ग्रिडल बनाते हैं। इसमें ये कनेक्ट होता है आर्म के साथ, स्केलेटन के साथ, तो ये इसको आगे पीछे और साइड में और सर्कुलर मोशन में ये घूमने में हेल्प करता है। यहाँ दिखा रखे हैं ये जॉइंट्स। नंबर 2, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है शोल्डर के जॉइंट से बिल्कुल अलग होता है। एल्बो जो होती है वो बैंड कर सकती है, सीधी हो सकती है एक डायरेक्शन में सिर्फ, दूर हिंज की तरह से, और ये जो होती है जॉइंट उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। सिमिलर हिंज जॉइंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे नीज़ में, और जो स्मॉल बोन होती है उसको नी कैप प्रोटेक्शन जॉइंट भी बोलते हैं। ये जो नी कैप का प्रोटेक्शन करता है ये जॉइंट वो हिंज जॉइंट होता है। नंबर 2 है पाइवट जॉइंट। अगर हमारे हेड को हम शेक करते हैं, क्या हम हम अपने हेड को शेक कर सकते हैं। अपने हैंड को हमारे नेक के पीछे रखो और जेंटल मूवमेंट करो। जो नेक है वो स्लोली फ्रीली मूव कर सकती है। जो स्कल है वो कनेक्टेड होता है बैकबोन से एक पाइवट जॉइंट के थ्रू, जो कि
हेड को मूव कर सकता है, साइड टू साइड मूव कर सकता है, डोर के नॉब की तरह, जैसे दरवाज़ा हम खोलते बंद करते हैं इस तरह मूव कर सकता है एक सॉकेट में टर्न करते हुए। नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट। जो स्कल है वो हार्ड केस होता है, फ्लैट बोन जो होते हैं उसमें जॉइन होती है एक दूसरे के साथ, ब्रेन को, आइज़ को, ईयर्स को ये प्रोटेक्ट करता है। जो बोन होते हैं स्कल में वो कनेक्टेड होते हैं फिक्स जॉइंट के साथ, जो कि बोन्स और स्कल जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। इससे जो ब्रेन है हमारा सेफ़ रहता है। जब बॉडी हमारी मूव कर रही होती है तभी हमारा जो ब्रेन है वो सेफ़ रहता है, वो फिक्स जॉइंट की वजह से ही रहता है। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमें बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसमें आते हैं स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब केज, और जो बेस होता है स्कल का वो एक्सटेंड होता है फ्लेक्सिबल कॉलम से, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, और वर्टिबल कॉलम भी इसको बोलते हैं। वर्टिबल कॉलम जो है वो स्पाइन है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे सीरीज़ ऑफ स्मॉल बोन से बना होता है, जिसको वर्टेब्रे बोलते हैं। ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, और इसको हमारी बॉडी को खड़े होने में, स्ट्रेट होने में हेल्प करता है। हर एक वर्टेब्रे के बीच में एक कार्टिलेज डिस्क होती है, जो कि एक कुशन की तरह से काम करती है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जो हम बैंड होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, तो इंजरी से होने से बचाती है। जो इंटरनल इंजरी है स्पाइनल कॉर्ड की, उससे भी बचाती है। क्या हम बोन्स को फील कर सकते हैं? हमारे चेस्ट के अंडर जो है वो बोन को फील कर सकते हैं। ये रिब्स होती हैं हमारे बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, जो एक साथ एक रिब केज बनाती है। जो रिब केज होती है वो एक प्रोटेक्टिव पिंजरे की तरह से एक्ट करता है, और जो कि वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, लंग्स इनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जो स्ट्रॉन्ग केज जो होता है वो कैसे मूव करता है, और हमें इसकी मूवमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। जो रिब्स होते हैं वो अटैच होते हैं स्पाइन से, जो ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे, स्टेरनम होता है सामने, और जो जॉइंट होते हैं फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से ये जो जॉइंट होते हैं ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से जॉइन होते हैं। इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिब केज को एक्सपेंड करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा रिब केज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है। तो ये मूवमेंट होता है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है हमारी चेस्ट के स्पेस को, और हमारी बॉडी के अंदर एयर को आने और जाने में हेल्प करता है लंग्स के अंदर। जो इंजरी होती है रिब्स की, उससे ब्रीदिंग पेनफुल और डिफ़िकल्ट बन जाती है। कई बार रिब्स में चोट लग जाती है हमें, तो उससे जब हम सांस लेते हैं तो सांस जो है वो पेनफुल हो जाती है, और सांस लेने में भी हमें दिक्कत होती है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।